नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी विद्यावर्स। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं और मेरी टीम के द्वारा हम लोगों के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है अभ्युदय बैच के तहत। इस बैच के द्वारा मध्य प्रदेश के हर उस जरूरतमंद बच्चे जिसका पढ़ाई में तो बहुत ध्यान लगता है, बहुत मन लगता है, पर किसी न किसी कारण से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से दूरी है। उस अंतिम बच्चे तक जो स्टडी मटेरियल है उसे पहुंचाना ही हमारा क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। ये स्टडी मटेरियल यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से जाएगा, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जाएगा, ई बुक के माध्यम से जाएगा, क्लास नोट्स के माध्यम से जाएगा और टॉपर की स्ट्रेटेजी के माध्यम से जाएगा। मतलब बच्चों, आप कहीं भी हो, अब आप भी बन सकते हैं टॉपर। चलिए जुड़े रहिए हमसे, चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस पाठ से संबंधित एक लेक्चर हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, पहले उसे देख लेना, तभी ये समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं धातु और अधातु पार्ट 2 या लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, आपको जैसे जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पे कि यहाँ पे आपको 2 सर्कल दिख रहे होंगे। एक Na का सर्कल है और एक इसका सर्कल है Cl का। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर कंप्लीट किया है, उन्हें पता है कि ये जो Na वाला सर्कल है, ये Na वाला सर्कल, ये Na क्या है? ये है बेटा सोडियम। और Cl क्या है? Cl है सर, क्या है? क्लोरीन। ठीक है बच्चे? देखते हैं हम कि ये कैसे काम करता है। देखिए, क्या करता है, Na एक इलेक्ट्रॉन जो Na के पास था, उसने किसे दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। मुख्यतः Na का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, वो क्या था? 2, 8 और 1। अब ये जो 1 इसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, ये इसने किसे दे दिया है? क्लोरीन को। तो बेटा जो Na दिख रहा था, अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो कैसा दिखेगा? Na+। मैंने बताया था कि हर एक एटम या हर एक एलिमेंट हमेशा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब जिसमें जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने ही उसमें क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, समझना बात। अगर सोडियम, जैसे मान लो सोडियम के पास, ऑब्वियसली बात है, सोडियम के पास क्या था? 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही क्या थे? प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसे दे दिया? क्लोरीन को। तो इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश बचे 10 और धनावेश कितने बचे? 11। तो जो मेजर पार्ट है, वो कौन कवर करेगा? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम Na के पास साथ क्या लगाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। अब इसने क्या किया? इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हम देखेंगे कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया Cl को और Cl ने वो एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, तो जो Na की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा? Na+ में टूट जाएगा, आयन में टूट जाएगा, ये तत्व है बेटा, ये आयन। और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? मुक्त। क्लोरीन क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बन जाएगा? Cl-। बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। तो ऑब्वियसली Na और Cl की अगर हम रिएक्शन यहाँ पे कराएं, यहाँ पे हम Na+Cl की रिएक्शन कराएंगे, तो हमें रिजल्टेंट के रूप में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चा? NaCl। क्या मिलेगा? NaCl। अब यहाँ से हम Na को उठाएंगे और यहाँ से किसे उठाएंगे? Cl। आपस में रिएक्ट करवाएंगे। आपस में रिएक्ट करके ये क्या बनाएंगे? NaCl। NaCl इज अ साल्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं बच्चा? लवण। तो क्या हुआ, हो क्या रहा है ये समझ में। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दान दिया। किसे इलेक्ट्रॉन दान दिया? क्लोरीन को। पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि जो क्लोरीन को जो इलेक्ट्रॉन को दान देता है वो क्या होता है? वो धातु होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? अधातु। तो इस हिसाब से बेटा जो अपना Na है वो क्या है? धातु। क्लोरीन क्या है? अधातु। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है लवण। इस लवण को हम बोलेंगे आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे बच्चा? आयनिक यौगिक। आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है?
आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है ना बात? समझ में आई? धातु और अधातु जब अभिक्रिया करते हैं तो वो आयनिक यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण। इसे अगर स्टेप बाय स्टेप समझें तो कुछ ऐसा होता है, जब धातु और अधातु अभिक्रिया करते हैं तो धातु एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है, जिसे ग्रहण कौन कौन करता है, अधातु। तो इस प्रकार धातु और अधातु के बीच धातु जैसे ही इलेक्ट्रॉन दान देती है तो वो धनायन बन जाती है। इलेक्ट्रॉन और अधातु जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो ऋणायन बन जाती है। धनायन और ऋणायन से मिला यौगिक, धनायन और ऋणायन से बना यौगिक क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आई होगी। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम प्रश्न है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। भाई भौतिक प्रकृति क्या है, कैसे पाए जाते हैं? ये होते हैं बेटा ठोस और भंगुर। कैसे होते हैं, ठोस और भंगुर। अभी आपने जो NaCl देखा था, डेली लाइफ में इसे हम बोलते हैं साधारण नमक। क्या होता है, साधारण नमक। तो बताओ बेटा, साधारण नमक लचीला होता है? अगर उस पे हथौड़ा मारेंगे, अगर उस पे हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, वो तो टूट जाएगा ना। और ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, अगर नहीं टूटता तो क्या कहते हैं, आघात वर्णनीयता। बट ये क्या है, ये है भंगुर। आयनिक यौगिक क्या दिखाते हैं, भंगुरता प्रदर्शित करते हैं। NaCl सॉलिड स्टेट में होता है इसलिए ठोस होता है। ठीक है बेटा, अब समझना यहाँ, इनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। आयोनिक बॉन्ड के कारण इनके जो गलनांक है, क्या है बेटा, गलनांक। मतलब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है, गलनांक और क्वथनांक, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिकॉज रीजन क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो आयोनिक टाइप बनता है, बंध, आयनिक बंध के कारण इनके क्वथनांक और गलनांक कैसे हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं घुलनशीलता की। तो साधारण नमक पानी में तो घुल ही जाता है ना, देखा होगा नींबू पानी बनाते हैं तो नमक भी तो डाला जाता है उसमें, तो H2O में तो घुल जाता है। बट जो कार्बनिक रसायन होते हैं, केरोसिन और अन्य, उनमें ये नहीं घुलते। ठीक है, केरोसिन व अन्य कार्बनिक रसायन में क्या होता है बेटा, आयनिक यौगिक घुलते नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट हमने समझ लिए, 3 गुणधर्म हमने समझ लिए। ठीक है, क्लियरली बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, समझते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है विद्युत चालकता। अब भैया इनमें ठोस अवस्था में विद्युत चालकता कैसे होती है? ठोस अवस्था में होती है नहीं बेटा, ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, तो चालक। ठोस अवस्था में ये किसी भी प्रकार की चालकता को प्रदर्शित नहीं करते। मतलब सर, आप नमक लेके जाना, करंट में टच कर देना, आपको करंट, आप विद्युत धारा का आघात या करंट फ्लो में नहीं होता तो आपको करंट नहीं लगी। लेकिन जैसे ही हम इसे पानी में घोलते हैं, तो आप लोगों को पता है ना, आयनिक बंध जब पानी में घोले जाते हैं तो ये अपने अवयवी आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और किसी भी द्रव में करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का जो मेन रीजन है, वो क्या होता है, आयन की उपस्थिति। क्या होता है बच्चा, आयन की उपस्थिति। तो जैसे ही इसे हम घोलते हैं तो इसमें आयन बढ़ जाते हैं, आयन की उपस्थिति बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कि नहीं? अब आयन की उपस्थिति के कारण गलित या जलीय विलयन अवस्था में तो इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, आशा कर रहा हूँ मतलब आशा कर रहा हूँ ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। चलिए अगली स्लाइड पे चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगली स्लाइड ब्लैंक क्यों है, उसके पीछे का रीजन बताते हैं। हम अगर धातु को देखें तो हम लोहे को देख सकते हैं, हम जिंक को देख सकते हैं और अन्य धातुओं को देख सकते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हो कि लोहा बेसिकली प्राप्त कहाँ से होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? आप बोलोगे सर, ये जो अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं भूपरपटी। क्या बोलते हैं बच्चा? भूपरपटी। भूपरपटी के जो भूपरपटी है ना, इसमें ऑब्वियसली जो अपने मिनरल्स होते हैं, सॉरी, ऑब्वियसली अपने जो मेटल्स होते हैं, अपनी जो धातुएं होती हैं, वो कितनी अवस्था में पाई जाती हैं भूपरपटी के अंतर्गत? एक अवस्था है खनिज, मिनरल्स। ठीक है, क्या कौन सी अवस्था है? मिनरल्स।
मिनरल्स, ठीक है। और एक अवस्था क्या है इसकी, अयस्क। क्या है एक अवस्था, अयस्क। और तो बेटा जो मिनरल्स और अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए पहले समझ लेते हैं तब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मान लो ये एक धात्विक चट्टान, ठीक है, 5,000 किलो की है और इसमें 5 केजी, मतलब इसे अगर हम प्रॉपरली इसमें से धातु का परिष्करण या वो करें तो 5 केजी हमें लोहा मिलेगा बस। तो हम ये तो कह सकते हैं कि इसमें धात्विक अंश है, लेकिन इसमें से लोहा निकालना कहीं ना कहीं फायदे का सौदा है, नहीं है, लाभदायक है, नहीं। अब वहीं दूसरी तरफ ये 5,000 किलो का है और इसमें ना 2,000 केजी लोहा है, तो ये तो लाभदायक है। और यहाँ हमें स्पेशली यहाँ से हमें मेटल प्राप्त करना बेनिफिशियरी है, मतलब हम अगर यहाँ से मेटल प्राप्त करेंगे तो इजीली कर पाएंगे और हमें उससे ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जिनमें धात्विक अंश मेटेलिक थोड़ा भी मेटल का अंश होता है उन्हें तो मिनरल्स कह देते हैं, बट जिनमें ठीक ठाक होता है और जिनसे हमें धातु आसानी से और लाभदायक तरीके से प्राप्त हो जाती है उन्हें हम और या क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। आपने पढ़ा होगा जैसे कि लोहे के अयस्क होते हैं। लोहे के क्या अयस्क होते हैं, एक होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मतलब Fe3O4। एक होता है हेमेटाइट, पढ़ा होगा ना हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है सर, ये अयस्क है, ध्यान मतलब सुनना अच्छे से। ये खनिज खनिज से हमें धातु प्राप्त नहीं होगी, हमें धातु किससे प्राप्त होगी, अयस्क से, और से प्राप्त होगी, नॉट फॉर मिनरल्स। इसे क्या कहते हैं, Fe2O3। क्लियर है बात, चलिए अब बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। धरती से धातु तक का सफर। तो पृथ्वी की ऊपर पटी या धातुओं का मुख्य स्रोत है, अभी मैंने बताया। खनिज क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं बेटा, खनिज कहलाते हैं। लेकिन जब उन्हें निकालना आसान और लाभदायक हो, आसान और लाभदायक हो, इजी और बेनिफिशियरी हो, तो फिर हम क्या कहते हैं, उसी खनिज को हम कहने क्या लगते हैं, ऑब्वियसली फिर हम उसे खनिज ना कह के हम उसे कहने क्या लगते हैं, अयस्क कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, अयस्क। तो यहाँ प्रश्न ये आता है कि सर अयस्क एक प्रकार का खनिज ही तो है। बिल्कुल बेटा, अयस्क एक प्रकार का क्या है, खनिज है। लेकिन खनिज एक प्रकार का अयस्क नहीं है, बिकॉज खनिज से धातु निकालना आसान और लाभदायक नहीं है। लेकिन अयस्क में धात्विक अंश है, मतलब वो खनिज हो सकता है। अब बात आती है सर कि ये बताइए सर, आपने अभी पढ़ाया अयस्क और आप बता रहे हैं धातु, तो अयस्क से धातु के बीच का जो सफर है वो भी पढ़ना पड़ेगा, हमें बिल्कुल बेटा पढ़ना पड़ेगा। अयस्क में धातु के अतिरिक्त क्या क्या होता है, अयस्क में धातु होता है और धातु के अतिरिक्त क्या होता है, गैंग। गैंग मतलब वो अशुद्धि जो धातु के अतिरिक्त अयस्क के अंदर उपस्थित है उसे क्या कहते हैं, गैंग। तो ऑब्वियसली कोई भी मेथड यूज करें, कोई भी तरीका यूज करें अयस्क से धातु बनाने का, तो प्राथमिक स्तर पे हमारा काम क्या होगा, हमें उसमें से गैंग को बाहर करना होगा। तो अयस्क के सांद्रण में देखें, एनरिचमेंट ऑफ फॉर्म में देखें, तो अयस्क से गैंग को हटाना ही हमारा क्या होता है, अयस्क का सांद्रण या समृद्धिकरण। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई होगी। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब सांद्रण हो जाता है, तो सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। यह अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करता है कि कौन सी धातु की अभिक्रियाशीलता कैसी है। उसके बाद जब एक्सट्रैक्शन हो जाता है फिर भी उसमें कुछ अशुद्धि होती है, तो फिर उसकी क्या की जाती है, रिफाइनिंग की जाती है, मतलब धातु का परिष्करण किया जाता है। ठीक है बेटा, देखो यहां से शुरू करते हैं। भूपर पट्टी में, भूपर पट्टी प्रमुखता धातुओं का स्रोत। धात्विक अंश अगर पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, खनिज। अगर वही अंश ज्यादा है, जैसे आसानी से और लाभदायक तरीके से जिससे हम मेटल प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से और लाभदायक तरीके से धातु प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अयस्क। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। फिर अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, अयस्कों का सांद्रण मतलब उसमें से अशुद्धि या गैंग बाहर की जाती है। सांद्रित अयस्क का हम निष्कर्षण करते हैं, उसकी अभिक्रियाशीलता के आधार पे, पढ़ाया था ना मैंने पिछले वीडियो में। फिर जो निष्कर्षित धातु होती है उसका हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं उसकी। ठीक है, रिफाइनिंग के बाद हमें क्या मिलती है, एकदम प्योर धातु। तो ये 5 चरण हैं जो स्पेशली आपको याद रखने पड़ते। चलिए धातु के निष्कर्षण को थोड़ा समझते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किस आधार पे किया जाता है, ये जो मेटल आपको दिख रही हैं
like potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium. These all are highly reactive metals. ये सभी कैसी हैं? उच्च अभिक्रियाशील धातु। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, these all are नॉन रिएक्टिव एंड नॉन हाईली रिएक्टिव। ये मीडियम रिएक्टिव, मतलब ये अभिक्रियाशील है लेकिन मध्यम। ठीक है, इन्हें इन्हें कम अभिक्रियाशील भी नहीं कह सकते, ज्यादा भी नहीं कह सकते, मध्यम में। और ये है नॉन रिएक्टिव टाइप, मतलब निम्न अभिक्रियाशील धातु, सिल्वर, गोल्ड और मर्क्यूरी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखो यार, अब उच्च अभिक्रियाशील जो धातु है यहाँ पे देख रहे हैं ना, कौन कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इनका जो परिष्करण किया जाता है वो किया जाता है विद्युत अपघटन वाले मेथड से। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस, हम एक बर्तन या एक कुछ भी पात्र लेते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, एक में नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। जहाँ से पॉजिटिव चार्ज इंजेक्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या? एनोड। और जहाँ से नेगेटिव किया जाता है उसे बोलते हैं कैथोड। तो होता क्या है, एनोड पर से क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस निकलती है जो कहाँ जमती है? मतलब ये धातु बहुत शक्तिशाली होती है, तो कार्बन जैसे अपचायक से अपचयन नहीं होता। इनमें गलित क्लोराइड या ऑक्साइड से बिजली प्रवाहित की जाती है और शुद्ध धातु जमा कैथोड पर हो जाती है। मतलब एनोड पर से, जैसे एनोड पे एनोड क्या करते हैं, एनोड पर अगर हम कोई धातु को रखते हैं तो उसमें से जो अशुद्धियां हैं वो तो इसमें आयनित रह जाती हैं। बाकी जो शुद्ध धातु हमें कहाँ प्राप्त हो जाती है? कैथोड पर प्राप्त हो जाती है। किनके साथ ऐसा होता है? देखिए मैं बताऊं इनका। NaCl के साथ ऐसा हो सकता है, KCl के साथ ऐसा हो सकता है, CaCl2 के साथ ऐसा हो सकता है, बिकॉज दीज ऑल आर हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है बच्चों, चलिए अगली समझते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड खाली, और इसे खाली करने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, जो अयस्क, समझना है यहाँ, अयस्क हमें, यदि अयस्क सांद्रण के बाद सल्फाइड में मिल रहे हैं, किसमें? सल्फाइड में, मतलब पीछे की तरफ एस लगा हुआ, या हमें कार्बोनेट में मिल रहे हैं, मतलब बेटा पीछे की तरफ सी लगा हुआ, तो सल्फाइड और कार्बोनेट को आसानी से परिष्कृत नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बदलना होता है ऑक्साइड। किसमें बदलना होता है बच्चा? ऑक्साइड में। किसमें बदलना होता है? ऑक्साइड। मतलब जैसे ZnSA से किसमें कन्वर्ट करना होगा? ZnO में। ZnCa से किसमें कन्वर्ट करना होगा? ZnO। बात समझ में आई? सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों से का इजिली परिष्करण नहीं हो पाता, इस वजह से हम क्या करते हैं, इनके सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को किसमें रूपांतरित करते हैं बेटा? ऑक्साइड अयस्क में। देखो यहाँ, देखिए कार्बन द्वारा अपचयन, सल्फाइड को भगाना, सबसे पहले भर्जन। ये जो मेथड है यहाँ पे, ये जो मेथड था ना सल्फाइड वाला, ये है भर्जन। कौन सा है? भर्जन। और ये जो मेथड है ये, इसे बोलते हैं निस्तापन। कौन सा मेथड बोलते हैं? निस्तापन। और इसे कौन सा मेथड बोलते हैं? ओवर्जन। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी भर्जन और निस्तापन की। चलिए ठीक है, तो सल्फाइड को भगाना भर्जन, कार्बोनेट को भगाना क्या है? निस्तापन। और फिर जो जिंक ऑक्साइड हमें मिलता है उसका कार्बन या कोक द्वारा क्या करा देते हैं? अपचयन, तो हमें प्योरली मेटल प्राप्त हो जाती है। ऑक्साइड का अपचयन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है बेटा, बात समझ में आई होगी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये है निम्न अभिक्रियाशील धातु। देखिए फिर से यहाँ आता है, कौन कौन सा है? सिल्वर और गोल्ड और मर्क्यूरी। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं, लगभग मुक्त अवस्था में, ये किसी से अभिक्रिया ही नहीं करती। तो इनसे मेटल पाना बहुत ईजी है। इनके सल्फाइड अयस्कों को केवल हवा में गर्म करते हैं और उससे क्या होता है, हमें सल्फाइड अयस्क की जगह क्या मिल जाता है? इनका ऑक्साइड अयस्क। ठीक है, फिर ऑक्साइड अयस्क का क्या कर देते हैं? गर्म करते हैं, तो उसका अपने आप ही अपचयन हो जाता है और हमें मिल जाती है प्योर मेटल। ठीक है बच्चा, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सभी बातें आप सही तरीके से समझ रहे हैं। उच्च अभिक्रियाशील को हम वैद्युत अपघटनीय मेथड से डील कर रहे थे। फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातु को हमने क्या किया? निस्तापन भर्जन द्वारा करके कार्बन से, सॉरी, ऑक्साइड का अपचयन कार्बन से करवा दिया। इनमें क्या करते हैं, इनमें क्या करते हैं, इनके सल्फाइड को गर्म करके पहले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे भर्जन कहते हैं, फिर उसका अपचयन करवा दिया जाता है, जिससे हमें प्योर मेटल प्राप्त होती है। ठीक है बेटा,
चलिए अब बहुत ही जल्दी मिलेंगे आप लोगों को पार्ट नंबर 3 में। अगले चैप्टर में इसी चैप्टर के अगले पार्ट में मिलेंगे। अगले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, जो कुछ टॉपिक बचे हैं, 1-2 टॉपिक बचे हैं थर्मिक रिएक्शन और संक्षारण जैसे, उन्हें खत्म करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ हम करेंगे प्रैक्टिस एनसीईआरटी प्रश्नों की जो बुक के अंदर दिए गए हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। इस बार एमपी बोर्ड बहुत अच्छे लेवल से पेपर कराने वाला है। उसने ये बात बोल भी दी है कि एनईपी के तहत थोड़ा ईज़ी पेपर होता है, जिससे आगे बच्चों को परेशानी पड़ती है, तो पेपर का लेवल हम थोड़े तगड़े स्तर से करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों, अपने क्लासमेट्सों के बीच इसे शेयर कीजिए, जिससे आपने देख लिया है उन्हें भी ये टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो जाए, ठीक है? और भी अगर कई चीज़ें आपको जैसे ई-बुक्स, नोट्स, क्लास नोट्स और इन सभी चीज़ें ये सभी चीज़ें चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक छोड़ दूँगा, वहीं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप क्या करना वहाँ से जॉइन हो जाना, मैं वहाँ ई-बुक वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी पॉसिबल होगा मैं वहाँ अवेलेबल करवाता रहूँगा, ठीक है बच्चों? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और मेट्स के साथ इसे क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, जय हिंद।